तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा? जैनिज्म। आज क्या करेंगे? जैनिज्म में क्या कर लिया? सारा टॉपिक हो गया था आपका। टीचिंग्स हो गई थी, कंट्रीब्यूशन हो गए थे, जैन कॉन्स्टिट्यूट्स हो गए थे, हायरार्की भी होगी। अब बुद्धिज्म के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? हाँ, वेरी गुड। और फॉलो करना आसान है, लेस कॉम्प्लिकेटेड। वेरी गुड। और वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा। आइए आइए आइए। हम्म पेन लेके आना जरा, शिक्षा से बोलो पेन देगी। नहीं है पेन? जी। बुद्धिज्म और जैनिज्म के फर्क को किस तरह समझेंगे? पहले डिफरेंस को देख लेते हैं। आज देखते हैं हम बुद्धिज्म। बुद्धा, बुद्ध मतलब ज्ञान की प्राप्ति। उनकी बौद्धिक जो स्तर है वो काफी ऊंचा चला गया। बुद्धा। तो जैन धर्म क्या बात कर रहा था? हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था तीर्थंकर का मतलब अगली लाइफ। टीचिंग में भी देखा ना, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते, लेकिन कह रहे हैं कि आपने गलत काम किए होंगे तो लोअर कास्ट में पैदा हुए, आप अच्छे काम करोगे तो अपर कास्ट में पैदा होगे। कहीं ना कहीं ये बात थी कि आपके लाइफ में जो सफरिंग्स हैं उसका कारण कर्मक थ्योरी है। बुद्धिज्म क्या बात कर रहे हैं? अवलोकितेश्वर पद्म पानी, बुद्धा का नाम। पद्म पानी, हाथ में कमल लेके देखते हो ना प्रिंस को, पद्म पानी, हाथ, पद्म मतलब कमल का फूल। तो क्या कह रहे हैं बुद्धा क्या कह रहे हैं? बुद्धा कह रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात। नेक्स्ट लाइफ तो मैं बाद में जाऊंगा ना, मेरे जीवन में क्या है? इस जीवन में दुख है ना? और अगर देखा जाए तो दुख का कारण क्या है? हम स्वयं तो हैं आपके, हमारा डिजायर। अगर हम इच्छा को छोड़ दें, कुछ इच्छा ही ना रखें, दुख होगा? दुख क्यों होता है? क्योंकि हम जिसे पाना चाहते हैं उसे नहीं पा पाते। डिजायर है ना, हम कुछ चीजें पाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बहुत बढ़िया कोई गाड़ी देख रहा हूँ, अब मैं उसको पाने की इच्छा रखता हूँ, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे दुख है कि मेरे पास नहीं है, हाय मेरे पास नहीं है, हाय। तो इंसान के दुख का कारण क्या है? उसके अपनी इच्छाएं। ये जीवन जो है वो दुखों से ही भरा हुआ है। कैसे? बूढ़े होने का दुख दिमाग में आता नहीं, हाय मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। या बूढ़ा होने के बाद की जो दुख है ना, शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घुटने में दर्द है जी, कमर में दर्द है। ये संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। अपनों से बिछड़ने का दुख, किसी से पूछो जिनके कोई नियर डियर की डेथ हो जाए, उस दुख को कहीं से कंपेयर कर सकते हैं आप? बुजुर्ग होने का दुख, अपनों से बिछड़ने का दुख, बीमार, किसी को कोई गंभीर बीमारी लग जाए, उसे आप कितना भी समझाओगे समझेगा? खुद दिमाग में एक ही बात है ना कि मैं ठीक हो जाऊं।
तो संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, और इस दुख को कैसे खत्म कर सकते हैं? कंट्रोल हो ही नहीं सकता, डिजायर कंट्रोल कैसे होगा? किसी चीज को जब हम छोड़ते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाता है। कुछ छूट जाए तो वापस नहीं आता। फर्क है, एक नेचुरल प्रोसेस में छूट गया, एक आपने छोड़ा नहीं, 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 मैं अब आज के बाद से मक्खन नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, लेकिन जब देखोगे लाटा पक रहा है, आप उसको छोड़ रहे हो, वो छूट नहीं रहा। डाइटिंग करते हैं ना हम लोग में से कई, पतले होने के लिए करते हैं, तो डाइटिंग तो करते हैं, लेकिन खाना देख करके मन करता है खा लेते हैं। तो आप उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो छूट नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है, अपनी इच्छाओं को छोड़ना नहीं, धीरे धीरे एक ऐसे प्रोसेस में जाना जिसमें वो अपने आप ही छूट जाए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? अब देखो, जो फिलोसफी समझनी है तो या तो रट्टा मार के समझो, या कंसेप्ट को समझ लो। तो कंसेप्ट को समझेंगे तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। कहानी क्या है? कहानी है सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक, आप सब जानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, और इसी कारण उन्होंने काफी लोक कल्याणकारी काम किए, वेलफेयर के काम किए, जिसके कारण उन्हें क्या कहते थे? अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट, है ना? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान माना। तो अशोका अपने दरबार में बैठे हुए हैं, कुछ बौद्ध भिक्षु उनसे मिलने के लिए। अब जिस इंसान को संसार के सभी चीजों का पता है, उसमें एक स्थिरता आ जाती है ना। मेच्योरिटी क्या है? बैलेंस करना अपने आप को, कि आप एक्साइटेड भी नहीं हो रहे, और कोई परेशानी आई तो एकदम दुखी भी नहीं हो रहे। जैसे कि आप लोगों में से जिन लोगों ने भी पेपर दिए होंगे, और जब मेरा मैसेज आता था आपके पेपर से पहले, मैं हमेशा एक लाइन लिखता था: नेवर गेट एक्साइटेड बाय सीइंग द इजी क्वेश्चन, एंड नेवर गेट डिसहार्टन बाय सीइंग द डिफिकल्ट वन। मैं हमेशा बच्चों को ग्रुप में मैसेज डालता हूँ। क्यों करता हूं? क्योंकि यही तरीका है परेशानी को फेस करने का। क्योंकि जो आदमी बैलेंस नहीं है, वो रूलर या एडमिनिस्ट्रेटर या बड़े पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं माना जाता। क्लियर? तो कैसे होते हैं बहुत बिच्छू, या कोई भी संत महात्मा बिल्कुल शांत, समुद्र की तरह बिल्कुल शांत, लेकिन गहराई काफी है उनके। इन लोगों को देख के उनके जो आखिरी भाई थे, उनका नाम था तिस्सा। तिस्सा, TISSA, तिस्सा, मोगालीपुर तिस्सा, जो जिन्होंने बाद में भी बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था, और जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उसके चेयरमैन भी बने थे। खैर, वो अलग मुद्दा है, जब हम डिस्कस करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि तिस्सा उन भिक्षुओं को देख करके हंसने लगे, जोर जोर से, खूब जोर से हंसने लगे। कैसे लोग हैं? ऐसे हम भी हंसते ना किसी को देख के, कि ऐसा लग रहा है सब कुछ राजपाट डूब गया, इसका सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, चेहरे पे स्माइल ही नहीं है, हंसी नहीं रहा, जिंदगी खुश रहने का नाम है, ये कैसे शक्ल बना के घूम रहे हो तुम लोग? अशोक को भी लगा कि ये क्या कर रहा है, और समझ में आ गया कि अभी इमेच्योर है। जब वो बौद्ध भिक्षु चले गए, अशोक ने सम्राट अशोक ने उनसे पूछा कि शासक कि आप ऐसे क्यों अपने बिहेव किया? तो कह रहे थे कि ये तो महाराज, ये तो ऐसी शक्ल बना के आए हुए थे कि मुझे देख के हंसी आ गई। एक तो पहले इनकी शक्लें ऐसी हैं, ऊपर से बाल भी सारे शेव किए हुए हैं, और शक्लें ऐसी बनाई हुई। कहते ठीक है, आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाए। तुमने जो गलती की है उसकी सजा ये है कि तुम्हें ठीक 1 महीने के बाद फांसी पे लटका दिया जाए। ईर्ष्या की सारी हंसी, खुशी, एक्साइटमेंट सब वहीं खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरे भाई हो, प्यारे भाई हो, तो तुम 1 महीने तक जो करना चाहो, जिंदगी की जो खुशियां तुम लेना चाहते हो, तुम ले सकते हो। क्लियर?
अब तिशा के पास खाना पीना जो भी वो करना चाहते थे, शिकार, डांस, आयोजन, है ना, बहुत सारी चीजें की गई। अब तिस्सा जो है बेचारे, उनके दिमाग में क्या आ रहा है? 1 महीने के बाद फांसी का तख्ता दिख रहा है। 1 महीने के बाद सोल्जर्स आए, पकड़ा, ईशा को लेके गए फांसी के तख्ते पे, पहनाया और गले में फंदा लगा दिया। और उसी समय सम्राट अशोक के ऑर्डर के हिसाब से उस प्रोसेस को रोक दिया गया और उन्हें फिर से पेश किया गया सम्राट अशोक के सामने, उनके दरबार। अब कौन हंस रहा था? अब सम्राट हंस रहे हैं। अब उससे पूछा कि चलो ये बताओ कि 1 महीने में तुमने खूब एंजॉय किया, खूब खाया पिया? कहता है क्या महाराज, मेरे दिमाग में तो बस वो फांसी का डर था। मुझे तो बस वो समझ में आ रहा था कि मैं 1 महीने के बाद मरने वाला हूँ। उसके बाद ये क्या, मेरे लिए खुशियां कुछ थी नहीं। कहते हैं जो ये बौद्ध भिक्षु आए थे, इनको रियलाइजेशन है कि जो चीजें मैं जीवन में करने वाला हूँ उसकी कोई इंपॉर्टेंस, क्योंकि डिजायर तो खत्म होगी नहीं। कोई भी इंसान दुनिया में है जो ये कहे कि मेरे को जी एक पर्टिकुलर अमाउंट मंथली मिले और मैं आराम से रहूं? आज तो कह देगा वो लालच में कि मिल जाए तो ठीक है, खुश रहूं। लेकिन जैसे ही वो मिलना शुरू होगा, आप अपने आप को अपने से बड़ों से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। यही बात है कि जब उन बिच्छुओं को पता था जीवन का सत्य, कि कुछ भी कर ले आखिर में हमारा जो सत्य है वो तो होना ही है, इसीलिए वो इतने एक्साइटेड नहीं थे। तो ये है बुद्धिज्म, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इंसान के जो जीवन के दुख हैं उसे कैसे खत्म किया जाए, ये ज्ञान गौतम बुद्ध ने दिया। तो अगर देखें तो जैन धर्म थ्योरेटिकल है और बौद्ध धर्म क्या है? प्रैक्टिकल है। इसी चीज के ऊपर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हीनयान और महायान। हीनयान छोटा, यान मतलब चक्का, चक्र। चक्र की बड़ी इंपॉर्टेंस है ना बौद्ध धर्म में। धर्म चक्र परिवर्तन जो पहले टीचिंग दी गई गौतम बुद्ध के द्वारा, है ना। चक्का घूम रहा है, 24 आपके फ्लैग में भी हैं, वो 24 आवर्स को दिखाता है कि वो धर्म का चक्र 24 घंटे चल रहा है। 4 शेर 4 दिशाओं को दिखाती है जी, वो भी अलग अलग दिशाओं को दिखा रही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म इज मोर प्रैक्टिकल इन अप्रोच, और वो दिखाता है कि किस किस तरीके से इंसान जो है अपने जीवन के तकलीफों से मुक्ति पा सकता है। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर कि क्या क्या चीजें इसमें से पूछी जाएंगी। एग्जाम में नॉर्मली बुद्धा के लाइफ के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, वाइफ का नाम क्या था, बच्चे का नाम क्या था, समथिंग लाइक दैट। कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद हम जाएंगे उनके टीचिंग्स के ऊपर कि टीचिंग्स क्या क्या है। तो क्या टीचिंग्स है? मध्य मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मिडिल पाथ इसको कहते हैं आप, मिडिल पाथ, है ना, जो मॉन्क्स के लिए भी और नॉर्मल आदमी के लिए भी होते हैं, अलग होते हैं। उसके बाद आएगा आपके टीचिंग्स में ही आएगा कि किस तरीके से क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं और किन किन चीजों पे उनकी क्या क्या बिलीफ सिस्टम था बुद्धिज्म का। फिर आएगा इनका लिटरेचर, इसको कहते हैं हम त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रि मतलब 3, पिटक मतलब बास्केट, 3 बास्केट ऑफ नॉलेज, वो आएगा। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये आएंगे। उसके बाद आएगा इनका कंट्रीब्यूशन। तो बौद्ध धर्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन कल्चर में? सोचिए, आप जानते हैं, मैं बताऊंगा, बोले हाँ 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 ठीक है। तो जैन धर्म ने अहिंसा दिया, अहिंसा कहाँ से आया आपके पास? ये बौद्ध धर्म जैन धर्म से ही आया ना, ठीक है ना। हिंदू धर्म में तो आप देखेंगे भगवान, हर एक भगवान गॉड्स एंड गॉडेसेस के हाथ में अस्त्र शस्त्र है।
और सुदर्शन है ना उनके पास। तो यह अहिंसा कहाँ से आया? यहीं से तो है। वैष्णव धर्म से भी आया, वैष्णव सेक्ट से भी आया। खैर वो अलग बात है, वो डेवलपमेंट में आया, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। और क्या किया? जितनी भी पुरानी यूनिवर्सिटीज थी वो क्या थी? नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, विक्रमशिला पहली यूनिवर्सिटी जो को एजुकेशन। तक्षशिला थोड़ी पुरानी है, वो इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। वल्लभी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला पंजाब में सबसे पहले जो ट्राइब आए थे उनका नाम था तक्ष 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 ट्राइब। तो तक्ष आर्य ही थे, आर्य ही थे। और इन्होंने, शिला मतलब होता है पत्थर, पाषाण। हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी उन्होंने ही वहां पे बनाई थी और उसको पेट्रोनाइज किया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर मेडिसिन, स्टडी ऑफ मेडिसिन। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को अगर आप देखेंगे तो एक चरवाक नाम के बड़े फेमस, हाँ हाँ, वैद्य हुए थे। तो चरवाक जो थे वो बेसिकली पाटलिपुत्र के थे, अनाथ थे। तो वहां के प्रिंस ने उनको गोद लिया था। और जब वो पढ़ने लिखने लायक हो गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं मेडिसिन पढ़ना चाहता हूँ। तो उनकी जो जर्नी है पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक की, उसके ऊपर पूरी किताब है। तो चरवाक संहिता में बताते हैं कि मैं कैसे गया था। चरवाक संहिता उनकी किताब है जिसमें सारे मेडिसिनल चीजों को लिखा गया। फिर वहां पढ़ाई करने के बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो गुरु दक्षिणा में गुरु ने कहा कि जाओ एक ऐसा पौधा लेके आओ जिसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं। वो गए, काफी दिनों तक ढूंढते रहे। फिर आके बोले गुरु जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई ऐसा पौधा मिला ही नहीं जिसका कोई मेडिसिनल यूज। कहते हैं बिल्कुल, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, तुम वापिस जाओ। वापिस जाते हुए फिर वो, उसी में लिखा हुआ है कहानी में कि एक कारवां जा रहा था। कारवां समझते हैं क्या होता है? कारवां क्या ना, डुम डुम। नहीं नहीं, कारवां बनता है नहीं। कारवां जो था, कारवां ट्रेड होता था पहले के जमाने में। व्यापारी क्या करते थे, जैसे कि 10 बैलगाड़ी, 20 बैलगाड़ी से लेकर 10,000 बैलगाड़ी तक भी होता था। तो व्यापारी क्या करते थे, उनका फिक्स रूट था। व्यापारी अपने शहर से निकला और अलग अलग गांव और शहरों में जो अलग अलग काम के लिए फेमस थे, जैसे कहीं पे अनाज अच्छा मिलता है, कहीं पे हाथ की कारीगरी अच्छी है, कहीं मटके अच्छे मिलते हैं, कहीं लकड़ी का काम अच्छा है, कहीं लेदर का काम अच्छा है, कहीं कॉटन कार्विंग अच्छी करते हैं, कॉटन जो है ना। तो वो क्या करते थे, अलग अलग जगहों में जा जाके अपना बड़ा सा बाजार लगाते थे। उस बाजार में क्या होता था, लोग अपना सामान बेचने भी आते थे और अपने जरूरत का सामान खरीदने भी आते थे। ठीक है। तो ये लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल घूमते रहते थे, फिर वापस अपने शहर पहुंचते थे खूब सारा प्रॉफिट लेके। तो ये कारवां व्यापार चलता था उस टाइम। और यही व्यापारी क्या करते थे, जब पोर्ट्स हुआ करते थे वहां पे जाकर के अपना सामान जो ये इकट्ठा करके लेके आए थे वहां पे अपना बाजार लगाते थे। और पोर्ट्स में जितने भी अरबी ट्रेडर्स होते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स वगैरह आते थे, है ना, सीरिया से, इजिप्ट से आते थे, वो सामान वहां से खरीदते थे। शुरुआत में अंग्रेजों ने भी यहीं से खरीदना शुरू किया। ठीक है। तो एक कारवां था जहां पे वो पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो वहां के जो व्यापारी थे उनको बहुत सारी मेडिकल इश्यूज थी। उन्होंने कुछ दिन उनकी सेवा की, उनको मेडिसिन दिया, वो ठीक हो गए। और वो कहाँ ले गए उनको? बिम्बिसार के पास। और वो उनके दरबारी वैद्य बने। तो ये स्टोरी है। जस्ट और तक्षशिला आया तो मैंने बता दिया, मेरी आदत है, मैं बातों में चला जाता हूँ। तो रोक लिया करो मुझे जब मैं जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम करते हैं बुद्धा के लाइफ को डिस्क्राइब। कुछ फैक्ट्स हैं वो लिख लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्धा बर्थ 566 बीसी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम।
नियर कपिल वस्तु। इनके बर्थ को लेके भी बड़ा आप लोगों ने सुनी हुई कहानी कि इनकी माता को अलग अलग चीजें दिखाई दी। कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में है। एक डियर पार्क आता है वहां पे, सॉरी, एक बागीचा आता है वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो इनके ऊपर की स्टोरी है कि मतलब जब उनके बर्थ होने वाला था तो एरावत हाथी दिखा था और कई सारी चीजें दिखी थी उनकी माता को सपने में। तो ड्रीम एनालिसिस के ऊपर हमारे ग्रंथ, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी हुई है। हर चीज के ऊपर ज्ञान जो है भंडार, वो हमारे प्राचीन साहित्यों में है। लेकिन बाद में फिर वो डिस्टोर्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और आप देखेंगे जैसे जैसे हम अपने रूट से दूर होते गए, वैसे वैसे हम गुलाम भी होते गए। खैर, तो सपना आया कि भाई ऐसा ऐसे हुआ है। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया, बोला कि भैया ये सपना आया है इनको। उन्होंने सारे ग्रह नक्षत्र की स्टडी की, सारा कुछ समझा और ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो बच्चा होने वाला है, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या कोई बहुत बड़ा मोंक या सेंट बनेगा। अब कोई माँ बाप नहीं चाहते थे कि बच्चा सेंट बने। तो वही लाइफ की उनकी जो जर्नी है, जो बेसिकली मैं जब आ रहा हूँ वही है। साइट ऑफ ग्रेट सफरिंग जो इनको होता है, वो उस पर मैं आ रहा हूँ। तो हुआ ये कि उनके लाइफ में भाई ये डिस्कस किया गया कि कोई भी आदमी सेंट या सन्यासी कैसे बनता है। विरक्ति होती है ना जिंदगी से, जब ये एहसास हो जाता है कि जीवन में कुछ भी नहीं है। और वो तब होती है जब दुख होता है। सुख एंजॉय करने वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि वो सन्यासी बने। चाहेगा? जब दुख आएगा तो ही बोलेगा ना संसार में कुछ नहीं है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। नहीं। अब किसी का दिल टूटता है, उससे पूछो, बोला कुछ नहीं रखा इन बातों में। है कि नहीं? तो दिल टूटना जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप से दिल टूटे। दिल टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना? तो दुख ना मिले उनको, इसलिए उनको एक पर्टिकुलर एज तक, 16 साल तक करीबन, ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि कोई दुख दिखे ही ना इनको, कोई दुखी दिखे ही ना, कोई बीमार दिखे ही ना, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखे। लेकिन वही 4 ग्रेट साइट होता है। वो अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे घूमने के लिए। तो रास्ते में उनको एक बीमार आदमी दिखता है जो परेशान था। उसके रिश्तेदार परेशान थे। वो कहते ये कौन है? कहते बीमार है। कहते कि क्या ये ठीक होगा? कहते हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या हो गया इसको? कहता इसको बीमारी लग गई है। कहते क्या बीमारी किसी को भी लग सकती है? कहते हाँ किसी को भी लग। कहता मुझे भी लग सकती है? कहते हाँ। परेशान हो गए। ठीक है। थोड़ी दूर और गए तो एक बुजुर्ग आदमी को देखा, बाल सफेद, चेहरे में झुर्रियां, डंडा लेके चल रहे, कमर टेढ़ा करके। बोले ये कौन है? ये तो बुजुर्ग है, बूढ़ा आदमी है। हर कोई बूढ़ा होता है, हर कोई बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। कहते मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहते हाँ। उनके दिमाग में और लगा। इसको कहते हैं 4 ग्रेट साइट। तो अगर क्वेश्चन में आए तो यही चीज है। ठीक है। तीसरी चीज, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक देखते हैं कि मरा हुआ आदमी, उसके लास्ट राइट्स के लिए उसको तैयार कर रहे हैं लोग। लोग रो रहे हैं उनके नियर डियर बाय। पूछते हैं क्या हुआ? कहते हैं तो उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कहते हैं मैं भी मर जाऊंगा? कहते हैं हाँ अभी मरोगे, हर कोई जन्म लेता है, वो मरेगा। तो उनके दिमाग में इसने भी स्ट्राइक किया। फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक सेंट है, चेहरे पे अजीब सी रौनक है, कोई टेंशन नहीं है, और वो ध्यान मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो ये कौन? कहते सन्यासी हैं। तो सन्यासी क्या होता है? सन्यासी वो होता है जो सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ त्याग दे और ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बढ़ाए। वहीं से उनके दिमाग में बातें आनी शुरू हो गई कि ये संसार जो है वो हर तरह के दुखों का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फादर, फादर लिख लिया? नहीं, फादर। फादर का नाम क्या है? सुधोधना।
चीफ ऑफ शाक्य क्लेन। इसलिए कई बार इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक है, मदर माया देवी। लेकिन इनकी डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो इनके स्टेप मदर और इनकी मासी, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी, वो उनको पालते हैं। ठीक है। वाइफ यशोधरा। सन राहुल। राहुल का मतलब ही बंधन होता है। नाम ही इसे लिया गया था ताकि वो बंध जाए मोह माया से। फोर ग्रेट साइट्स लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। साइट ऑफ ओल्ड मैन, सिक मैन, हाँ, डेड मैन एंड अ सेंट। नेक्स्ट टर्म आएगा महापरित्याग। एट द एज ऑफ 29, द एज ऑफ 29, he renounced, yeah, he's broke all the relation with the world, he renounced the world। कहाँ चले गए? became an ascetic, संत बन गए in search of truth। जी, क्लियर। महापरित्याग। नेक्स्ट आता है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेट एनलाइटनमेंट एंड धर्म चक्र परिवर्तन। आगे बढ़ जाओ, लिख लिया सबने ये एनलाइटनमेंट। बोध गया अंडर बैनियन ट्री। ठीक है, पहले वो घूमते रहे, भटकते रहे, लोगों से मिलते रहे, अलग अलग साधु महात्माओं से मिले, उनके साथ रहे, मेडिटेशन की, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, इनके सवालों के जवाब नहीं मिले। अल्टीमेटली ये करीबन 49 डेज तक तपस्या में लीन हो गए। यहाँ पे नदी पे नहाया और जाकर के बैठ गए मेडिटेशन में, और उसके बाद अल्टीमेटली ही गॉट द एनलाइटनमेंट। और उसके बाद जो इन्होंने
5 अपने साथियों को, जो उनको छोड़ के चले गए थे, जो ब्राह्मण्स थे, उनको पहला सरमन दिया। सरमन समझते हैं ना, टीचिंग्स। जो फर्स्ट सरमन दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ पे दिया? डियर पार्क, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस में है। और सारनाथ में क्या मिला था? अशोक स्तंभ, जो आज आपका नेशनल एम्बलम है। बनारस के नजदीक पड़ता है। हम्म। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। लॉयर वाला लॉजिक लगी होती है। ये टेंट निर्वाणा एट द एज ऑफ 80। 486 BC। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई गौतम बुद्धा की। इसमें से क्वेश्चन नहीं आते वैसे, कोई नहीं पूछता बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन। खास करके आपके लेवल पे तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। पता नहीं चलता। फिर आप मुझे बोलो सर आपने कहा तो नहीं पूछेंगे। फिर आप मुझे बोलोगे सर आपने बोला तो नहीं पूछेंगे। ये क्या हो गया? तो मैं भी वकीलों के साथ रह के वकील बन गया। तो मैं कोई भी सवाल, गवाह और सबूत नहीं छोड़ रहा अपने खिलाफ। है 100% नहीं हो सकता। इतनी इन्वेस्टिगेशन कोई करेगा नहीं ना। हाँ ये भी गलत लोगों से पाला पड़ गया। आगे बढ़े। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब बताइए, मेरी कुंडली में ही अगर लॉयर से पाला पड़ना है तो क्या कर सकते हैं, है ना? क्या कहते हैं इसको? जो अभी बताया आप लोगों को, उसे कहते हैं फोर नोबल ट्रूथ। मैंने सिंपल लैंग्वेज बता दिया, अब थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है। अरे भाई, फोर है, एक वो हुआ। नहीं, 11 कहाँ से दिख गए? अच्छा, ये बेयर एक्ट नहीं है। हर एक वर्ड, हर एक फुल स्टॉप, सेल भी है, गुड, सब कुछ समझना जरूरी है। अच्छी बात। बारीक नजर होनी चाहिए, पारखी नजर, है ना? एडी बन के आपने यही करना है। तो उसके बाद फिर जुडिशरी भी क्वालिफाई करना है। तो अभी हमें बहुत लंबा सफर करना है। चलिए चलिए आगे बढ़िए। तो पहला नोबल ट्रूथ क्या है? चलिए भाई, ए। ठीक है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ sorrow एंड सफरिंग। दुख। कुछ दुख तो आपने फोर ग्रेट साइड में देख लिए। कुछ दुख हम खुद क्रिएट कर देते हैं। अब आपके पास एक बढ़िया सी ऑल्टो है, एसी भी ठीक चलता है,
एवरेज भी ठीक है, आप आराम से उसमें घूमते हो, कोई गेस्ट आता है उसको रिसीव करते हो, उसको छोड़ने आते हो, बच्चों को घुमाने भी लेके आते हो, उसके ऊपर बलून लगा देते हो, कई बार सजावट देते हो, है। उसका आपने पूरा टेक केयर किया हुआ है, पूरा आप साफ सफाई रखते हो, उसका टेक केयर करते हो, लेकिन तभी पड़ोसी ने वरना खरीद ली। बस ये दुख हो गया। अब आपको छोटी लगेगी। लगेगी कि नहीं, अरे डिक्की छोटा है, सामान नहीं आता। असली दुख ये है, इंसान उतना दुखी अपने दुखों से नहीं होता जितना दूसरे के सुख को देख के होता है। अगर आप ध्यान से देखिए तो भगवान ने आपको सब कुछ दिया है ना। भगवान की कृपा से आपके अंदर सब कुछ है, अच्छे खासे हो, हेल्दी हो, खूबसूरत हो, सब कुछ खाना पीना मिल रहा है। ये तो नहीं है ना कि आज खाने के बाद सोच रहे हो कल कैसे मिलेगा। कपड़े वपड़े सब बढ़िया दिया है ना, देखा जाए तो बहुत कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन फिर भी दुख है। ये दुख है, असल में ये दुख यही है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हर किसी के अंदर है, वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। नहीं, आपने शर्ट ले ली बढ़िया सी कोई, है, अभी देखा दोस्त बहुत महंगी सी स्पोर्ट्स शूज पहन के आ रहा है, अब आपकी इच्छा उसको भी लेने की होगी, तो वो दुख है। तो यही है फोर, जो नोबल ट्रूथ का पहला दुख जो है कि वो कह रहे हैं कि संसार जो है असल में वो दुखों का घर है, यहाँ अलग अलग तरह के दुख है। नेक्स्ट ट्रूथ क्या है? द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज मैंस डिजायर। डिजायर को क्या कहेंगे? तृष्णा। तृष्णा किस चीज की होती है? सेंसुअल प्लेजर्स एंड अर्थली पोजिशंस, जो हमने कल बात की थी। सेंसेस, फाइव सेंसेस क्या क्या है? देखना, सूंघना, है ना, देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट एंड टच। अगर देखा जाए तो हमारे दुखों का कारण हमारे खुद के सेंसुअल प्लेजर्स ही हैं, या वर्डली पोजिशंस। मेरा घर छोटा है, उसका घर बड़ा है, मेरी गाड़ी छोटी है, उसकी गाड़ी बड़ी है, मेरे को और घर चाहिए, मेरे को और फार्म हाउस चाहिए, मेरे को आइलैंड चाहिए, मेरे को देश चाहिए, मेरे को दुनिया चाहिए। इच्छाओं की कोई सीमा ही नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम खुद अपने दुखों के जिम्मेवार हैं। तीसरा, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड बाय गेटिंग रीड ऑफ डिजायर्स। डिजायर्स, ठीक है। यही बात हमने लेक्चर शुरू होने से पहले डिस्कस की थी। अब डिस्कस कर ली थी तो आपको समझने में आसानी हो गई, नहीं तो बोलते सर ये क्या बोले जा रहे हैं, हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं कि सत्संग में आए हैं? धर्म तो यही समझाता है, धर्म तो आपको अच्छी बात ही बताएगा ना, थोड़े बोलेगा कि चलो चलते हैं पार्टी करने। वो तो सेंसुअल डिजायर्स हो गया ना, वो नहीं बताएगा। वो तो कहेगा जिससे बच्चों, जिससे बच्चों ताकि आपके पोटेंशियल का मैक्सिमम इस्तेमाल हो सके। वो कौन बोलेगा? वो तो राक्षस बोलेगा ना, क्या कर रहा है, पढ़ता रहता है, जा घूम। आपका दिमाग के अंदर राक्षस है, आपके दिमाग के अंदर ही भगवान है। अब क्या करेगा दिमाग, कैसे से खेलता है? एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इतने से पढ़ते आ रहे हैं ना। फिर शाम को वही गिल्टी फील कराएगा, देखा पूरा दिन वेस्ट कर दिया।
करता है कि नहीं करता? अच्छा, जब आप पढ़ रहे होगे तो अभी ये भी नहीं पता, आप में से कई लोग अभी किसी कजन के साथ मार्केट में घूम रहे होंगे, तो ध्यान मार्केट में है। जब मार्केट घूम रहे हो तो टेंशन पढ़ाई की होगी, नहीं? खाना खा रहे हो तो सोने की टेंशन, जब सो रहे हो तो पूरे संसार की टेंशन। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं ना, मेरे कहने का मतलब समझिए, मैं हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें पूरी तरह से हम फोकस नहीं करते। ये नहीं कि जब मार्केट घूम रहे हो तो पूरा घूमो ना, मेडिटेशन यही तो है। आप पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, पढ़ते पढ़ते पता लगी बिरयानी की खुशबू आ गई, भाग गए हैं। कोई फेवरेट गाना बज गया, जो सुन लेता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये कोई ऐसा नहीं है सत्संग वाली बात, प्रैक्टिकल बातें हैं। ये जो आप कर रहे हो, मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ तो आपको अब समझ में आ रहा है। ये जो बातें बता रहे हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, बिल्कुल रियल। आप रोज जी रहे हो उसको। तो मेडिटेशन कुछ नहीं है और ध्यान लगाना। आप जिस काम को कर रहे हो उसको अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से करो। एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? तो ड्राइव कर रहा है और पता नहीं कहाँ ख्यालों में खोया हुआ, एकदम से कोई आ गया, संभाला नहीं गया। अगर वो ड्राइव करते हुए 100% कंसंट्रेट करे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बड़े कम है। तो हमारी फितरत है। ये क्यों करता है दिमाग? नहीं, जी बिल्कुल वो तो है ही, लेकिन दिमाग इसलिए करता है, उसको काम बहुत है ना। अब देखो हार्ट बीट हो रहा है, आपको पता है कि आप हार्ट बीट कर रहे हो? नहीं पता। ये पलकें झपक रही हैं, ये देखो, ये आ रहे हैं मुंह में सलाइवा, आपको पता है? आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपकी सोते हुए आपके नए सेल्स बन रहे हैं, जो आपने पूरे दिन डिस्ट्रॉय किए हैं उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट हो रही है। तो दिमाग के पास तो बहुत काम है। आपके पास 3% दिया है, और उस 3% में भी अगर वो डिस्टर्ब ना करे तो आप तंग करते रहोगे कि और कंसंट्रेट करो, और कंसंट्रेट करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो वो क्या करेगा आपको? छोड़ो, क्या पढ़ना, क्यों मेहनत करना। अब शाम को एक गिल्ट भी कराएगी, उसको अपने पाप तो लेना नहीं है। और देखा, पूरे दिन वेस्ट कर दिया तूने, आज कम से कम 2 चैप्टर हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफरिंग क्या लिखा? कैन बी रिमूव्ड बाय गेटिंग रिड ऑफ डिजायर्स। और चौथा सत्य क्या है? एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है, इसमें लिख सकते हैं आप कि वन कैन, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? वन कैन रिमूव या गेटिंग रिड ऑफ डिजायर्स बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप। इसको हिंदी में कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये जो मैंने किया, ये एंशियंट इंस्क्रिप्शंस के जैसे किए जाते थे वैसे किया, क्योंकि अशोका के इंस्क्रिप्शंस में लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत। लेकिन लिखी किसमें गई है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। जैसे कि आप लिखते हो ना, मैसेज करते हो, कहाँ जा रहे हो, KAHA, कहाँ जा, JA। लैंग्वेज आपकी हिंदी होती है लेकिन आप लिखते हैं इंग्लिश में हो। उसी तरह से मैंने किया, अष्टांगिक मार्ग को मैंने इंग्लिश में किया। तो ये प्राचीनतम समय चला चला आ रहा है। आपकी जो पंजाबी है वो कौन सी प्राकृत है? तो गुरुमुखी लिपि है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी प्राकृत से निकली है ना वो, उसे कहते हैं पुरुषनी प्राकृत। नॉर्थ इंडिया के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, वो सब प्राकृत से निकले हैं। ठीक है, इसलिए समझ में आ जाता है। कोई प्राकृत एक डायलेक्ट थी। लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फर्क होता है? स्क्रिप्ट नहीं होती ना। हाँ, उसको हम अगर
थोड़ा टेक्निकली बोले तो लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है। जैसे हरियाणवी डायलेक्ट है, पंजाबी लैंग्वेज है। जी, ये फर्क है। तो मैं जो लिखा मैंने इसलिए समझाया क्योंकि पुरुषनी प्राकृत तो समझाना था, और दूसरा ये समझाना था कि ये एंशियंट हिस्ट्री से ही चला आ रहा है। तो लिखिए, एट फोल्ड पाथ क्या क्या है। पहला, राइट फेथ। अब मैं समझाऊंगा नहीं, कल समझाया था। सही विश्वास है। राइट एस्पिरेशन। ठीक है, कि आप ज्ञान क्यों चाहते हो? ज्ञान चाहते हो ताकि संसार का भला कर सको। ये नहीं कि बस सब तंत्र मंत्र सीख के तुम सबको कंट्रोल में कर लो। आपकी एस्पिरेशन अच्छी होनी चाहिए। राइट एक्शन। चौथा, राइट लिविंग। अच्छे तरीके से जीना। ये नहीं कि 10 लोगों को जो लूट ले और शाम को आराम से पार्टी कर ली। नहीं, आराम से जियो, अच्छे तरीके जियो, अच्छे तरीके से संस्कारी रूप में जीना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। राइट स्पीच। मधुभाषी होना। ठीक है। जो लोग कड़वे होते हैं ना, वो दूसरों से ज्यादा अपने लोगों का नुकसान करते हैं। मधुर होनी चाहिए आपकी भाषा। ज्यादातर लोग आपको जो सुनते हैं वो आपके अपने ही क्लोज लोग होते हैं। दूसरों को क्या मतलब। तो आपका मीठा वाली बोली होगा तो उससे आपका ही फायदा है, आपके लोगों का ही फायदा है। राइट एफर्ट। राइट मेडिटेशन। एंड आठवां क्या है? राइट कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? डीप थॉट, जो हम आजकल करते ही नहीं है। क्योंकि डीप थॉट करने के टाइम पे हमारे हाथ में क्या होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम। जहां थोड़ा सा टाइम मिला, डिस्ट्रैक्शन। अब इसमें देखिए, कौन सी चीज आपको ऐसी लगी जो अटपटी है? आप ये सब काम कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, बट इसमें एक चीज उड़ गया। मैंने बताया था ना, प्रैक्टिकल बातें। आप सही काम करोगे तो अंदर सही एनर्जी आएगी, सही एनर्जी आएगी तो उससे लोगों का भला होगा, ना आपका नुकसान ना किसी और का नुकसान। लेकिन जब लोग हर दुनिया में हर कोई अपने सेल्फ के लिए काम करना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्लैश तो होगा ना, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि चीजें कम है, लोग ज्यादा है। तो क्लैश कम कैसे होगा? जब अपने आप अपनी जरूरतों को आप कम से कम कर लें, लिमिटेड कर लें और सही तरीके से करें तो क्लैश ही नहीं। क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल पाथ। मध्य मार्ग जिसको कहते हैं, चंडीगढ़ का नहीं, जीवन का। टीचिंग्स। और भी टीचिंग है सर, हैं? ये शुरुआत है। कुछ टीचिंग्स जो बातें उन्होंने बताई है वो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टीचिंग क्या है? अहिंसा। बताया था आप लोगों को। ठीक है, अहिंसा तो है, लेकिन उतना रिजिड नहीं है जितना आप यहाँ पे
जैन धर्म में देखते हो। ठीक है। तो बुद्धा क्या मानते हैं कि स्पिरिट ऑफ लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गुड डीड। आप अच्छे कर्म कर रहे हो लेकिन आपके मन में प्रेम नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके मन में प्रेम का होना भी जरूरी है। तो आपको सिर्फ अपने से नहीं, अपने लोगों से नहीं, हर जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, कर्मा थ्योरी। आपने कर्मा थ्योरी वहां भी देखा था। वॉट एवर मैन सोज ही रेप्स। ये आर है। ठीक है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा। नेक्स्ट, निर्वाणा। हर जीव मात्र का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो क्या है? टू अटेन निर्वाणा। इसे क्या कहते हैं? फाइनल ब्लिस। इसे कैसे पा सकते हैं? बाई फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। ठीक है। हमने देखा था ना कर्मा का, कि जीवन में जो कर्म आप करते हैं या पिछले जन्म में या इस जन्म में, जब तक वो कर्म का अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ना हो जाए, आपका कर्म का बास्केट भरा रहता है। जैसे ही वो खाली हो जाएगा आपको मोक्ष मिल जाएगी और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर हम अंबानी बनोगे। ऑब्वियस है, जब उसका आपने फल भोग लिया तो फिर वो खत्म हो जाएगा। फिर आप अल्टीमेट ब्लिस जो है परम पिता परमेश्वर का हिस्सा बन जाओगे। अंबानी बन के बहुत अच्छे कर्म करें तो। हाँ। नहीं तो जीवन नहीं 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 नहीं, काउंटर क्यों करना है? अच्छे कर्म में ये होता है ना कि अच्छे कर्म का फल ही तो आपको मिलेगा ना, कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। हम्म। आप फिर चले गए बैरक में। नो फेथ इन कास्ट सिस्टम। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है कि दे नेवर एक्सेप्टेड, ठीक है ना, पीपल दोज हु आर स्लेव इन देयर मोनेस्ट्री। वो अपने मोनेस्ट्री में उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे जो स्लेव है या जो डेब्ट रिडन है, यानी कि जो इसने कर्ज लिया हुआ है। सिंपल सी बात है कि ऐसे करके वो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को इनविटेशन दे देते हैं ना। कई लोग कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी मॉन्क बन जाएंगे और सोसाइटी उनको अपोज करेगी। या स्लेव्स हैं उनको लेकर के भी परेशानी होती है। इनिशियली बुद्धा वाज नॉट इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग वुमेन इन देयर मोनेस्ट्री, लेकिन बाद में वो अपने एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्लियर? एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर।
इसमें दो चीजें आती हैं, जातक स्टोरीज एंड त्रिपिटक्स। देखिए त्रिपिटक्स, त्रिपिटकास का मतलब बता दिया, थ्री बास्केट ऑफ नॉलेज। थ्री मतलब तीन, पिटक मतलब बास्केट। पहला कौन सा है? सुत्त सुत्त पिटक। इसमें क्या है? टीचिंग्स एंड डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्ध की टीचिंग सुत्त पिटक में है। सेकंड वन इज विनय पिटक। रूल्स एंड डिसिप्लिन्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है। थर्ड कौन सा है? अभिधम्ब पिटक। डबल एम है। फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। क्या होती है फिलोसफी? व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी? दर्शन, इसका हिंदी मतलब क्या है? देखना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग बियॉन्ड द कन्वेंशनल वे ऑफ व्यूइंग समथिंग। ठीक है। फिलोसफी क्या है कि आपने चांद को देखा तो 90% लोग क्या देखेंगे? कितना बढ़िया है ना? कई लोग उसमें ग्रह नक्षत्र देखेंगे, है? लेकिन जो ये देखेगा कि चांद के आगे क्या है, वो अलग हो गया, फिलोसोफर हो गया। इसीलिए आप देखते हैं कि आउट ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग के कारण ही इसको पीएचडी के क्या कहते हैं? डॉक्टरेट इन फिलोसफी। किसी और का एसोसिएट क्यों नहीं करते? आप किसी भी सब्जेक्ट में करेंगे आपको डॉक्टरेट इन फिलोसफी ही कहते हैं। ये है फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धाज टीचिंग्स। किसमें है? अभिधम्म पिटका। नेक्स्ट इसमें एक और आता है, जातका स्टोरी। ये वैसे तो विनय पिटक का हिस्सा है। स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट को समझिए। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि भगवान, ठीक है ना? ही वाज अ टीचर, ही वाज अ प्रीचर, उपदेशक, या जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वो अपना ज्ञान सबको दे रहे थे। ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म में दो सेक्ट बन गए, हीनयान एंड महायान। अब मैं इसके डिफरेंस को लिखा दूंगा, अभी पहले समझ लीजिए। हीनयान क्या कह रहा है? हीनयान कह रहा है कि बुद्धा इज ए टीचर, इज ए प्रीचर। महायान क्या कह रहा है? नो, ही इज एन इनकारनेशन ऑफ आदि बुद्धा। ये एक आदि बुद्ध है, ये तो बुद्धा है ना, एक आदि बुद्ध भी है, वो उनके इनकारनेशन है।
और वो सिर्फ इस बार नहीं आए, वो हर समय आते रहे अलग अलग रूपों में। ठीक है, क्यों आते रहे? क्योंकि जब जब लोगों के जीवन में दुख आया, बुद्धा ने अवतार लिया और उनको उस दुख से बाहर निकाला। ये स्टोरी, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है जिसमें कहा गया है महायान में कि ही इज एन इनकारनेशन ऑफ आदि बुद्धा। हीनयान क्या कह रहा है? हीनयान कहता है कि मैं तो बुद्धा की पूजा सिंबॉलिक तरीके से करूंगा। सिंबॉलिक तरीका क्या होगा? बुद्धा स्तूपा, बैनियन ट्री, फुट स्टेप, लोटस, है ना, एम्प्टी चेयर, मैं करूंगा। महायान क्या कहता है? नहीं, विल वर्शिप इन अ आइडल मैनर। एक आइडल बनाएंगे, इसका स्क्रिप्चर बनाएंगे, ठीक है ना, स्कल्पचर बनाएंगे, सॉरी, और स्कल्पचर बना के उनकी पूजा करेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है स्कूल ऑफ आर्ट्स की। जो महायान के फॉलोवर्स थे, उन्होंने फिर स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप की, किस पे? स्कल्पचरल आर्ट पे, मूर्ति कला में। एडीए की क्लास है, फिर ठीक है, मैं पहले सतर्क कर देता हूँ ना, पता लगे जुडिशरी वाले इधर आ गए। जी। अब जो हीनयान वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो जो है पाली लैंग्वेज में अपने स्क्रिप्चर्स लिखेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली पहले भी पाली लैंग्वेज में किया गया, लेकिन महायान कहते नहीं, विल राइट आवर स्क्रिप्चर्स इन संस्कृत। हीनयान कहते हैं कि देर इज नो प्लेस ऑफ रिचुअल्स, इट इज नॉट नेवर टॉट बाय बुद्धा। बट महायान क्या कहता है? नो, विल फॉलो द रिचुअलिस्टिक रूट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीनयान महायान। लिखा दूं? क्या? अच्छा, वो बत्ती जल बुझ रही है, ऑन ही नहीं किया किसी ने। ज्ञान की शक्ति इसी को तो कहते हैं। आप लोगों को गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। देखो, किसी चीज का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको फील करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप जो हो, दृष्टि सृष्टि है, जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही बनते जाओगे, है ना। तो माइंड की ताकत कहते हैं, दिमाग की ताकत कहते हैं, सोच की ताकत कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग विल पावर कहते हैं। तो दृष्टि को सक्षम बनाओ। पता ही चला हमें, मुझे तो बिल्कुल ही पता चला कि ऐसे ही चल रहा है। नहीं चल रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये इसके ऊपर चलता है, इसके ऊपर ये इसको ठंडा करता है। चलिए, हीनयान महायान। टीचर एंड पिक्चर। बिलीव्ड बुद्धा इज एन इनकारनेशन ऑफ आदि बुद्धा। नहीं, मुझे लगता है कि बीच बीच में जुडिशरी वाले बच्चों को भी ना मोटिवेशन की जरूरत मुझे फील हो रही है, ज्ञान की कमी है।
लड़ने की ताकत है ना वो कम हो रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा आपकी एनर्जीज को, ताकि आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट, वर्शिप बुद्धा इन सिंबॉलिक फॉर्म, आई ई, क्या क्या, हाँ, स्तूपा, पैनियन ट्री, फुट स्टेप, ठीक है, लोटस, एक्सेट्रा। मूर्ति पूजा यहीं शुरू होती है। हाँ, बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म में आया, हिंदुज्म में फिर उसके साथ साथ आया, क्योंकि अभी तक मंदिर नहीं थे हिंदू हिंदू धर्म में। मंदिर क्यों बनाए गए? चलो एक सवाल इंटरेस्टिंग, बीच में थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लेता हूँ। मंदिर क्यों बनाए गए? मूर्तियों के, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको उसी से कनेक्ट करूंगा, आपको याद आएगा, हाँ सर ठीक कह रहे हैं, पढ़ाया हुआ है। वो तो अग्निदेव है ना, अग्निदेव की देखिए मंदिर कहीं, अग्निदेव का मंदिर देखा? लिविंग गॉड है, उनकी तो मूर्ति मंदिर हो ही नहीं सकती ना, लिविंग गॉड की मूर्ति नहीं, मंदिर नहीं होती। अब आप याद करो, 4 आश्रम याद किया, ब्रह्मचर्य, याद तो करो ना एक बार, जो मैं कह रहा हूं उतना ही, अब इधर तो नहीं भागना, घोड़ा नहीं दौड़ाना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ में रुक जाओ, रुके, वानप्रस्थ में क्या है? सुबह 4 बजे उठे, नित्य क्रिया किया और चले गए कहा? जंगल, बगल में है गांव के। लेकिन जब अर्बनाइजेशन हुआ, शहर बने, जंगल जाएंगे तो 3 दिन लग जाएगा, तो कहाँ जाएंगे? देखा, पता था आपको, बस आपको एहसास नहीं था कि आपको पता है। देखो, शहर बने, अब शहर में तो वो तो ऑब्वियस है, गांव से भी दूर है, जंगलों से भी दूर है, अर्बनाइजेशन है, इसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो 6th सेंचुरी बीसी में आता है। उसके बाद ही आप देखोगे ना बाकी गुप्ता एज वगैरह बाद में देखो। तो सेकंड अर्बनाइजेशन जब होता है, तो जब शहर में लोग रहने लगे, तो वानप्रस्थ आश्रम में कहाँ जाएंगे? इधर ही संन्यास जाना पड़ेगा ना फिर तो। आप नहीं थे इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पिछले लेक्चर्स देख लीजिएगा। अच्छा आइडिया है, अच्छा वेरी गुड। तो अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रॉब्लम यह है कि ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहां पे लोग इकट्ठे हों, जो जंगल में कर रहे थे वो वहां पे करें। तो एक ऐसी जगह को बनाया गया जहां पे वो इकट्ठे होने लगे, लेकिन वो फील नहीं आ रही थी, ये जंगल जितनी शांति भी नहीं थी, तो वहां पे आइडल्स रख दिए गए, आइडल्स रख दिए गए, उनकी पूजा शुरू हो गई, जिस पर्पस के लिए मंदिर बनाया गया था वो इरेलीवेंट हो गया, और जो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि वहां फील आए, वो इंपॉर्टेंट हो गया। ये एक रीजन है। उसके बाद फिर जो रीजन शुरू होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसा आपने कहा कि एक जगह होनी चाहिए जहां पे लोग इकट्ठे होके, क्योंकि एक इंसान जो है, एक आम आदमी जो है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो हवा में भगवान को देखे,
उसको कुछ ना कुछ आधार चाहिए, तो उसको बेस देने के लिए मंदिरों के निर्माण किए गए, जहाँ पे वो पॉजिटिव माइंडसेट से जाए और वहां भी पॉजिटिविटी छोड़ के आए, ताकि जब भी वहां पे लोग जाएं उन्हें पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन फील हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हीनयान महायान का? थर्ड थर्ड पॉइंट, हीनयान ने क्या किया? स्क्रिप्चर्स इन पाली लैंग्वेज, आम लोगों की भाषा, और यहाँ पे क्या है? इन संस्कृत। ठीक है। चौथा, नो प्लेस फॉर रिचुअल्स, धर्म कर्म कांड है। एक्सेप्टेड। अभी दोनों में से कौन पॉपुलर है? क्यों? क्योंकि लोगों को ये सब चाह समझ में आता है, ध्यान की बातें, ज्ञान की बातें समझ में। छोड़ो यार, काम की बात करो। क्या करूं कि पैसे आ जाए? मजा नहीं आ रहा। क्या करूं कि लक्ष्मी वर्षा हो जाए? एक ही चीज से मतलब है, ज्ञान हो ना हो, पैसे जरूरी है। बात भी सही है, आज की सोसाइटी है भी ऐसी कि आप कितने भी ज्ञानी होंगे, यार बहुत दिमाग खाता है ये, है ना? और कोई पैसे वाला अगर गाली भी दे तो कहेगा हाँ कितनी अच्छी बात है। फायदा है ना उससे रह के, उसके साथ रहेगा तो अच्छी चीजें मिलेंगी, और बेचारा ज्ञानी के साथ रहेगा तो क्या मिलेगा ज्ञान के अलावा? चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा? हाँ, टीचिंग्स था ना। फिर हमारा क्या था? लिटरेचर तो हो गया ना, त्रिपिटका, जातका हो गया, और हम्म, क्या? अब मैं भूल जाता हूँ ना, मैं पढ़ाता पढ़ाता कहीं और पहुंच जाता हूँ, फिर मुझे आता है अरे ये तो रह गया। अब आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल में। देखा, रह गया था ना। बॉक्स बना ले, एक बढ़िया रहेगा। प्लेस पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह। राजगृह कहाँ पे है? पटना के पास। राजगृह मतलब राजा का घर। इट वॉज द फर्स्ट फोर्टिफाइड कैपिटल इन इंडिया। राजगृह वॉज द फर्स्ट फोर्टिफाइड कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द कैपिटल ऑफ मगधा।
पाटलिपुत्र में हर्यंक डायनेस्टी के जो उदयन किंग थे वो कैपिटल शिफ्ट करके लेके आए थे। उनसे पहले चाहे वो बिंबिसार हो चाहे वो अजातशत्रु हो, कैपिटल कौन सा था? राजगृह। बाद में बना कैपिटल। तो आपको याद रखना है, राजगृह कैपिटल कब तक था? टिल अजातशत्रु। अजातशत्रु, आजात, AJAT, अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? बिंबिसार के बेटे। जो मगध डायनेस्टी की सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, सबसे पहली, उसमें बिंबिसार का नाम आता है। बिंबिसार ने अपने एम्पायर को मैरिज और वॉर से एक्सपेंड किया। उन्होंने एक मद्र देश कहते थे उस टाइम पंजाब को, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की जो किताब है विचित्र नाटक, उसमें भी पंजाब को मद्र देश कहा गया, ठीक है। तो मद्र देश में भी शादी की थी, पंजाब में भी शादी की थी। तो बिंबिसार को उनके बेटे अजातशत्रु ने ही जेल में बंद करके भूखा प्यासा मार दिया था। और पहला इंसिडेंस आता है जब एक बेटा अपने बाप को मार के गद्दी हासिल करता है। ठीक है जी, सच्चाई है, क्या कर सकते हैं, दुख बना गया ना। तो पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। कब हुआ था? 488 BC। तो क्या हो गया? आउटकम लास्ट में लिखेंगे। चेयरमैन थे महाकश्यप, किंग थे अजातशत्रु। आउटकम क्या निकला? कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड अभिधम्ब पिटक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा के डेथ के 100 साल के बाद होती है, 383 BC। ठीक है, सेकेंड काउंसिल 383 ये हुए थे काला शोका के टाइम पे। ये शुंग डायनेस्टी के थे, शुंग डायनेस्टी के काला शोका। काला शोक का किंग। ये मैंने कर दिया क्या? अरे कर दो। ठीक है, काला शोका। और प्रेसिडेंट बाय सर्वा कामिनी। प्लेस वैशाली। हम्म हम्म, बिल्कुल। ठीक है, आउटकम क्या निकला? डिवीजन ऑफ संघ इनटू महासंघिका एंड स्थाविरवादीन। महासंघिका एंड
स्थाविरवादीन, ये महासंघिकावाद में महायान बना, स्थाविरवादीन में क्या बना, हीनयान। थर्ड काउंसिल, तीसरा पाटलिपुत्र, और क्या लिखना है, ईयर 250 BC। अब आउटकम बाद में, चेयरमैन मोगाली पुत्र शिष्य, याद आया, हाँ इसीलिए कहानी सुनाई थी, याद है, अशोका। विनय पिटक, और इसके साथ यहाँ पे कर दीजिए सुत पिटक, ठीक है, यहाँ विनय और सुत कर दीजिएगा, धम्मा नोट कीजिए, धम्मा काट दीजिए, गलती से लिख दिया था। यहाँ पे हो गया कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक। एंड पहली बार इसी में से, इसी टाइम, ठीक है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क फॉरेन कंट्रीज भेजे गए, ठीक है ना, बुद्धिज्म एक्सपेंडेड टू ओवरसीज, श्रीलंका भेजे गए सबसे पहले, ठीक है। फोर्थ, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है जी, 100 एडी के आसपास ये हुआ है। ओ सॉरी, यहाँ पे तो कुछ और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे प्लेस आएगा ना, यहाँ प्लेस आएगा कश्मीर, फर्स्ट सेंचुरी एडी, चेयरमैन वसुमित्रा, एंड किंग कनिष्क। केवल क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में ही करा दिया। और इसी टाइम पे डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म, इसका आउटकम लिख दीजिए, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान। एंड कंपाइलेशन ऑफ महाभीमस शास्त्र, इसी में ऐड कर दीजिएगा, कंपाइलेशन महाभीमस शास्त्र, महाभीमस शास्त्र। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धा, बुद्धिज्म, ठीक है, खत्म ही कर देते हैं, आज तो रीजनिंग था भी नहीं, इनको पसंद नहीं आई आपकी ऐसे, पकड़े गए गुस्से से घूरते हुए। भला हो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसी बहाने आपने इतिहास से
कोई संबंध तो स्थापित किया, नहीं तो आप लोग दूर दूर तक कल्चर हिस्ट्री से कभी कोई पाला ही नहीं पड़ा। कितने दुख की बात है। अपने सभ्यता संस्कृति का पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। दूसरों का दिया हुआ ज्ञान ज्ञान थोड़ी होता है। ज्ञान तो खुद की इंट्रोस्पेक्शन है ना। आपको जो मिला उसको बीजक कहते हैं। बीजक, कबीर के दोहे बीजक है ना, वो किताब का नाम बीजक। जो बीज मिला उसको आपने कितना बड़ा पेड़ बनाया, वो तो आपके ऊपर है ना। ज्ञान तो मिल गया, मिल गया, फिर यहाँ से गया, यहाँ निकल गया। सब कॉन्शियस में, समुद्र में, उसको ढूंढना हमारा काम है। हर धर्म में देखो बताया गया, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। नाम जाप जरूरी है, सतनाम। नहीं तो ये जो 97% जो बचा हुआ है ना, यही घुमा देगा आपको। इसी में डूब जाओगे। हम जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जब समुद्र मंथन है, समुद्र मंथन क्या है? अश्विन ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ, इसी में देवता है, इसी में। जब इसमें मंथन करेंगे तो अमृत भी निकलेगा और कालकूट भी निकलेगा। हमारा यूनिवर्स यही है, सब कुछ यही, और यही धर्म हो जाता है। ठीक है। डायरेक्ट तो इसी दुनिया में काम आएगा, ये जो पढ़ रहे हो। कोर्ट तक ही काम आएगा। लिखिए। क्या था मेरा? हाँ, कंट्रीब्यूशन, हाँ कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाले को करते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें क्या क्या आता है? मौर्यन आर्ट। मॉडर्न आर्ट में क्या क्या आता है? अशोकन पिलर्स। देखे एक अशोका पिलर। मांडा कहते थे उसको। अम्बाला को पहले मांडा कहते थे। ये है ना सारनाथ। मैं ये दिखाना चाहता था आपको। ब्राह्मी। इसमें क्लियर नहीं है। ये देखिए, यहीं पे देख लीजिए ना, आप देखिए। अब आप सोचो, आज से करीबन 3000 साल पहले, आज भी ऐसा ही है। आपको लग रहा है ये स्टोन है? ये मोनोलिथिक है। एक ही पत्थर से बनाया गया है, 50 फुट का। एक पत्थर का आप छोटा सा कारीगरी करने जाओगे ना, हल्का सा करे का खत्म। अच्छा, बना कहीं और होगा, ट्रांसपोर्टेशन कहीं और से लेके आए। जो इनकी अपनी बाउंड्री थी ना, वहां वहां पे लगे थे। और दूर से ही पता लग जाए कि आप अशोका के टेरिटरी में आ रहे हो। और ये मैसेजेस होते थे, ताकि आप आगे पढ़ लो कि जिस जमीन में आप खड़े हो, वहां के नियम क्या है। उस टाइम कोई आज तक और एनडीटीवी तो था नहीं, या रेडियो भी नहीं था कि आप जाके अपनी बात कह सकें, या आप वो ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा ले सके जो नीचे नीच में होता है, लड़ते हैं आपस में। ये यही तरीका था। ठीक है। तो ये पिलर इंस्क्रिप्शन थे। पिलर सिर्फ एक मैसेज के लिए नहीं था। आप देखो, पिलर के अलग अलग हिस्से। इसको एनिमल कैपिटल कहते हैं।
ये देखिए, इस एरिया जहां पे नीचे है उसको बेस कहते हैं। ये जो बीच का एरिया है इसको शेफ्ट कहते हैं। ये इसको इन्वर्टेड लोटस कहते हैं। ये हिस्सा अलग होता था। इन दोनों को जोड़ने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। कॉपर को पिघला के डाल दिया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया। तो पहले के जो बड़े बड़े किले होते थे, सीमेंट थोड़े था। आप किसी किले में जाओगे, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग बंद कर देना चाहिए लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। जब आप किसी पुराने किले में जाओगे तो आप उसके बीच में देखना, आप उसको हल्का सा खोदोगे ना, दो ईंटों के बीच में, तो आपको चावल दाल मिलते हैं ना, क्योंकि पहले उसी से तो जोड़ते थे उसको। चूना। और क्या करते थे, दो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटा सा मेटल का एक स्ट्रिप डाल देते थे। जब वो गर्म होगा, पिघलेगा, तो दोनों को जोड़ देगा। इसीलिए जो पुराने किले बने हुए हैं आज तक खड़े। इसको कहते थे इन्वर्टेड लोटस, और इसको कहते थे एबकस, और इसको कहते थे एनिमल कैपिटल। ये आर्ट किसने दिया आपको? बुद्धिस्ट ने दिया, ना कि पर्शियन आर्ट से, जिसको पार्थियन आर्ट कहते थे, उससे इन्फ्लुएंस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अशोकन पिलर हो गए, और क्या आएगा इसमें? स्तूपा आ गया। हाँ, स्तूपा। स्तूपा क्या होता था? ये लिखना पेपर में, स्तूपा गोल गोल। जितना आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है ना, आप लोग ना, पता लगे आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओ। बॉडी ऑफ द मॉन्क और बुद्धा, इसको इस तरीके से देखते थे। देखिए, इसमें कुछ होता नहीं था, तो माउंड है, ये अंडाकार है। ठीक है, ये जो है, ये हर्मिका है, ये यष्टि है, ये अंड है, ये तोरणा है, दर्द सुदर्जा कहते हैं। अब समझिए, ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? कास्केट, चांदी या गोल्ड का बॉक्स। उसमें रिमेन्स रखते थे बुद्धा के या कोई इंपॉर्टेंट मॉन्क्स के, दांत, बाल, हड्डी, उसमें रख दिया, और इसकी परिक्रमा करना। अंदर कुछ नहीं है, पूरा भरा हुआ है स्तूपा। क्लियर? स्तूपा हो गया। स्कल्पचरल आर्ट हो गया। उस टाइम यक्ष यक्षिणी वगैरह की ना मूर्तियां बनाई जाती थी। यक्ष, यक्ष माना जाता है ना वो ईश्वर ना वो इंसान, वो बीच में, वो, उनके पास सुपर नेचुरल पावर होती थी, बट दे वर द प्रोटेक्टर ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस और ट्रेजरी। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर पानी मांगने आते हैं, तो उस पानी के जो पौंड होता है उसके वो रक्षक होते हैं। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काले। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हाँ, हम रोज देखते हैं लोगों को मरते हुए, लेकिन सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोका पिलर हो गया, स्तूपा हो गया, और रॉक कट केव्स। यहाँ पे आएगा 12 बार केव। 12 बार केव, 12 बार। ये बिहार में, जो बाद में आजीविका सेक्ट के सेंटर्स को बिंदुसार ने दे दिया था। ठीक है, रॉक कट केव्स आएंगे, 12 बार केव। अजंता तो बाद में बना ना,
अजंता और एलोरा में क्या फर्क है? जब बात निकली है दूर तक जाएगी। क्या फर्क है? क्या फर्क, बोलिए बोलिए, बिंदास बोलिए, कोई चक्कर नहीं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होता। हाँ, सच नहीं होता। हाँ। मैं समझा नहीं। अच्छा, और ये छोटी थी? मेजरमेंट नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हो सकता है आपको कहीं पता लगा हो, बट ये सही नहीं है। एक्चुअल में क्या, जनता जो है उसमें सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं, हीनयान और महायान। क्लियर? और जो एलोरा है उसमें आपको हिंदुइज्म के मिल जाएंगे, जैन भी मिल जाएंगे, एंड बुद्धिज्म मिल जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अजंता गुप्ता एज के आसपास बनाई गई थी, और एलोरा जो है वो राष्ट्रकूट एज में बनी थी। हाँ, राष्ट्रकूटाज, बताया था मैंने। ये डेक्कन के साम्राज्य था राष्ट्रकूटा। ये जितने बाहुबली देखे ना फिल्मों में आपके, वो सब फेल है इन लोगों के आगे। ऐसे ऐसे सम्राट हुए ना इनके। पुलकेशन डू, ये तो चलो वो थे अपने, चालुक्यास थे। पुलकेशन, हाँ। और उसके बाद पल्लवास थे, ये राष्ट्रकूटा थे, इंद्र। ये एक्चुअल में जो आप देखते हैं, मैं आपको जो जोक सपाट बता रहा हूँ, कि साउथ इंडियन फिल्मों में देखते नहीं हो, एकदम हीरो एकदम भगवान की तरह, हीरो कल्ट है वहां पे ना। ये संगम एज में शुरू हुआ कि जो वॉरियर जो लड़ाई करने आते थे, उनको उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके नाम का एक पत्थर लगा करके उसकी पूजा की जाती थी। इसीलिए हीरो कल्ट है, हीरो वर्शिप है वहां पे अभी भी। पत्नी कल्ट भी है। हाँ। कन्नगी, कन्नगी की कहानी। शिल्पदिगारम, मणि मेघले, जीवक चिंतामणि, ये तीन जेम्स ऑफ तमिल लिटरेचर माना जाता है। तो उसमें शिल्पदिगारम में कन्नगी की स्टोरी है कि कैसे वो एक पांड्य राजा को श्राप देती है उसके हस्बैंड को गलत तरीके से फंसाने के लिए, और पूरा का पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता है। उसके बाद पत्नी कल्ट, पत्नी की पूजा होती है। साउथ इंडिया में भी होता है। साउथ इंडिया ने आपके रिलीजन को अपनाया, कल्चर को नहीं। हिंदुइज्म अपनाया, अगस्त्य मुनि गए संगम एज में और वहां पे हिंदुइज्म को फैलाया। उन्होंने रिलीजन अपनाया है, और बहुत अच्छे से अपनाया है। हाँ, लेकिन कल्चर उन्होंने अपना रखा। ठीक है? द्रविड़ जो कल्चर है उसमें नॉर्मली जितने भी आते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, चार लैंग्वेज आते हैं। इनका कल्चर ही अलग है, इनका सिस्टम ही अलग है। और तमिल तेलुगु जो है, तमिल जो है सबसे पुरानी लैंग्वेज मानी जाती है, ओल्डेस्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संगम लिटरेचर जो है इसी से रिलेटेड। क्लियर? ज्यादा हो गया क्या आज? ज्यादा ज्ञान मिल गया? लग रहा है, देखिए। है? पानी वानी मंगवाओ? नहीं? चलिए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लिख देता हूँ बस, है ना, फिर चलते हैं। मौर्य स्कूल ऑफ आर्ट हो गया। फिर आते हैं आपका कुशाना स्कूल। कुशाना या यहाँ मथुरा भी कर दीजिए ताकि क्लियरिटी रहे। ये कब डेवलप हुआ? कुशाना पीरियड में, या कनिष्का। एक बार कनिष्का को एक कंस के रूप में दिखाया था, ये क्योंकि ये कंस भी थे, वो कहते हैं कि भगवान की पूजा मत करो, ये भी कहते थे कि बुद्धा की पूजा करो, भगवान की मत करो। कनिष्का, ऐसा मान सकते हैं। इनका ही मथुरा कैपिटल था, कंस का ही मथुरा कैपिटल था। और इनके टाइम पे भी रिवोल्ट हुआ था। और इनका जो जितने भी स्टेचूज मिले हैं सबके सर धड़ से, नाम भी तो सेम है ना, कनिष्क, कंस, मिलता तो नहीं? दूसरा भी है, मानते हैं। बाकी नहीं माने तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये पहली बार आया, ये स्कूल ऑफ आर्ट। अब इस स्कूल ऑफ दोनों स्कूल ऑफ आर्ट में फर्क क्या है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इसको इतना समझ लीजिए कि जो ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, जो आजकल कंसेप्ट है ना सिक्स पैक्स और ये बॉडी बॉडी एकदम है, हाँ, वो आपको यहाँ दिखेगा ग्रीक रोमन स्टाइल, चेहरे एकदम जॉ लाइन है। हम तो इंडियंस गोल गोल होते हैं ना, हाँ हम लोग तो गोल गोल करली हेयर है, पेट निकला हुआ है, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाई देंगे। और जहां पे कपड़े के बजाय ज्वेलरी, ताकि पूरी फिजिक दिखाई दे। यहाँ गौतम बुद्ध भी आपको एकदम ग्रीक गॉड की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस वहां का आ गया ना। है लेट आया, क्या लेट आया चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बाद आखिरी में आएगा आपका गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट। अब गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये प्योर इंडियन आर्ट है, और बिल्कुल हमारे जैसे गोल मोल करली हेयर, प्योर इंडियन आर्ट विदाउट एनी मिक्सिंग, जैसे हम हैं वैसे। और बुद्धा के जो स्टेच्यूज हैं वो आप देखेंगे कि जो इनर पीस है बुद्धा की वो उनके चेहरे पे दिखाई देगी, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जो आप बचपन में बनाते थे ना गौतम बुद्धा की फोटो, उसमें गोल गोल ऐसे करते थे करली हेयर, वो गुप्ता स्कूल ऑफ आर्ट शेव किया हुआ कुशाना स्कूल ऑफ आर्ट, स्ट्रेट बाल गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। आपने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में देखा? ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस है ना, अभी और देखेंगे, रुको, आप भी छोटा मत कीजिए। इतने शार्प फीचर्स देख लो, ये देखो, आँख, ये देखो, चाइनीज नहीं हट, ये देखो कपड़े, ज्वेलरी पहने हुए, बाल देखो, स्टाइलिश पूरा, ये देखो, हाँ हाँ बिल्कुल देखो सेम, सुंदर सुंदर बनाया हुआ है देखो। हमारे इंडिया में तो इसको कमजोर कहेंगे ना, खाता पीता नहीं होगा बेचारा, बेचारे को दिक्कत होगी गोल मोल है कि नहीं, हमारे यहाँ तो खाते पीते घर के हैं। लाफिंग बुद्धा दो मॉन्क्स थे, तीन मॉन्क्स का ग्रुप था बेसिकली। इनकी ड्यूटी थी कि ये क्या करते थे कि ये अलग अलग गांव में आते थे और इनका कोई काम नहीं था, इनका काम था वहां बैठ के जोर जोर से हंसना। अच्छा इंसान की फितरत है, आप किसी को हंसते हुए देखोगे तो अपनी हंसी रोक ही नहीं सकते, रोक सकते हो क्या? देखो मैं हंस रहा हूँ आप रोक के दिखाओ देखो, देखो आप रोक ही नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो अपने आप को कंट्रोल कर, लेकिन वो हंसी हो गई। उसी तरह से होता है, तो दुखी देखोगे ना तो आप भी फिल्मों में कैसे किसी हीरो की मां मर जाती है, आप कैसे रोने लगते हो, है ना, आप एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हो। तो लाफिंग बुद्धा जो था वहां पे क्या था कि उनका काम क्या था, वो तीन थे और हर गांव में जाते और सुबह सुबह वहां बैठ के एक चौराहे पे चबूतरे पे हंसने लगते। तो जो भी लोग आते जाते वो उनको देख के हंसते, फिर हंसी बोली होती, बातें होती, उनका काम यही था लोगों के अंदर खुशी लेके आना। लेकिन जिंदगी तो एक जैसी नहीं रहती ना हमेशा, तो उनमें से एक की डेथ रहती है, तो जिस दिन डेथ होती है उस दिन भी वो जा करके एक गांव में लोगों को हंसा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बेसिकली सिंबलाइजेस एज अ बेसिकली सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए कहते हैं कि उनकी आप मूर्ति रखोगे घर में तो आपके घर में खुशियां।
ये तो बदमाशी बात है, करप्शन सब जगह। तो मैंने कहा ना, जब तक पैसे नहीं आएंगे लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना। आप बोलो खुशी मिलेगी, बोलो नहीं चाहिए, पैसे दे। बोलो ठीक है, आप दे। मिटलिस्टिक दुनिया है, क्या करें। अमेरिका से इन्फ्लुएंस हो गए हम भी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। और कल फिर हम इसको डिटेल में समझ लेंगे, स्कूल ऑफ आर्ट्स को। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मौर्यास और गुप्तास के, फिर आपका इंसिडेंट खत्म हो। देखा कैसे शुरू हुआ कैसे खत्म हुआ, पता नहीं चला। आप बोलोगे सर हमें तो पता लगा। चलो अच्छी बात। मुझे तो खुशी इस